नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही संवेदनशील है और इस समय देश के अंदर बहुत तेज़ी से चल भी रहा है। और ये जो मामला है ये है वोट चोरी का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, एसआईआर का, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंटरलिंक्ड है। और इसी चीज़ के ऊपर आज खुल कर के बात करते हैं कि आखिर एसआईआर क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो किस तरीके से लग रहे हैं, सबूत किसके द्वारा दिए गए हैं और जो डेटा है वो किसका है। मतलब ये सारी चीज़ें जो चल रही है लगभग पिछले 15 दिनों से, वो आखिर चल क्यों रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जो आसपास के लोग हैं, जो जानकार हैं, नहीं जानते, मतलब जो भी है, तो उनके कहने का मतलब एक ही होता है कि भाई देश के अंदर कुछ भी चले, हम उसको बदल नहीं सकते। खास करके अकेला आदमी नहीं बदल सकता, तो चुपचाप अपना काम करो, काम से काम रखो, अपने परिवार की तरफ ध्यान दो, आगे बढ़ो। ये देश वेश के चक्कर में मत पड़ो। ये वोट चोरी, ये एसआईआर, इलेक्शन कमीशन, ये सारी अपनी पहुंच से बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों पर फोकस करने के बजाय अपने आप पे फोकस करो, तो ये ठीक है। ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि भाई एक आदमी क्या ही कर सकता है, ऊपर बैठे हुए लोगों तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है, तो उनको बदलना तो बहुत बड़ी बात है। और हम बदलना भी नहीं चाहते हैं, जो चीज़ है वो बताना चाहते हैं। बस किसी को समझ नहीं आता हो, मान लो एसआईआर क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जो इतने सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि डेटा इलेक्शन कमीशन का ही है, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। एक नहीं बदल सकता, हो सकता है एक के साथ एक मिलकर 11 होते हैं, एक और मिला दे तो 111, और एक एक मिलाते जाएँ तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये जो मुद्दे की शुरुआत हुई थी, ये सारा सब कुछ राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 7 तारीख की, उससे ये सारा मैटर शुरू होता है। राहुल गांधी अपने साथ बहुत सारे कागज़ लेके आते हैं, डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं, डेटा लेकर के आते हैं, बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि भाई देखो किस तरीके से देश के अंदर वोट चोरी किए जा रहे हैं, किस तरीके से वोटों की अदला बदली की जा रही है, फर्जी वोटर ऐड किए जा रहे हैं और जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनको हटाया भी जा रहा है। ये सारी चीज़ें राहुल गांधी ने बोली। डेटा जो दिखाया उन्होंने कहा कि ये खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया हुआ डेटा है। मतलब ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं, वोटर लिस्ट हमको दी है, जो मैं इस समय दिखा रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा दी हुई है। इसमें हमारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ये सारा डेटा हमको दिया है, तो ये सारी हार्ड कॉपीज दी है। मतलब इनको सॉफ्टवेयर से या किसी भी तरीके से मशीन से रीड नहीं किया जा सकता। एक होता है ना कि हम डायरेक्ट मशीन से सारी चीज़ों को देख ले कि हाँ ये ठीक है, मशीन एग्जैक्ट देख करके बता देता है कि एक सेम इंसान इस पूरी वोटर लिस्ट में कितनी जगह मौजूद है, उसका एड्रेस क्या है, एक एड्रेस पर कितने लोग हैं, ये सारी सब कुछ मशीन कुछ समय के अंदर ये सारी चीज़ें बता देती है। अब अगर आदमी को खोजना पड़े तो आदमी को तो खोजने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाएगा, एक एक लिस्ट को देखना पड़ेगा, एक एक डॉक्यूमेंट को देखना पड़ेगा, दूसरे डॉक्यूमेंट से उसको मैच भी कराना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए राहुल गांधी कहते हैं कि भाई हमको 6 महीने लग गए ये पूरी लिस्ट को और ढूंढने में, इसके अंदर गलतियां ढूंढने में, कितने सारे वोट इधर उधर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें ढूंढने में। फिर उन्होंने बताया कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा वोटों की चोरी तो सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में हुई है, और ये हम आपको सबूतों के साथ दिखा रहे हैं। फिर उन्होंने दिखाया बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि एक ही एड्रेस पर थे, बहुत सारे लोगों की फ़ोटो नहीं थी, बहुत सारे लोगों के पिताजी का नाम नहीं लिख रखा था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि कई जगह वोट कर रहे थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ियाँ उन्होंने दिखा दी। अब इसके बाद में हल्ला हो गया पूरे देश के अंदर कि भाई आखिर ये चल क्या रहा है, क्या हकीकत में वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमको जो इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट थी वोटर्स की वो भी नहीं दी। क्यों नहीं दी, ये भी एक सवाल है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि भाई जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट दे दी जाए तो हम बता देंगे, सीसीटीवी फुटेज भी हमको नहीं मिल रही। इसके बाद में फिर आता है इलेक्शन कमीशन का नंबर। तो फिर इलेक्शन कमीशन कहता है, जैसे कि किसी गांव में कोई पंचायत होती है ना हमारे यहाँ, तो उससे पूछा जाता है किसी भी आर्गूमेंट के ऊपर, किसी भी बयान के ऊपर, उससे कहा जाता है खाओ कसम, खाओ माँ कसम। ये जो देवता है जिसके यहाँ हम पंचायत कर रहे हैं, इसके चबूतरे पे ऊपर खड़े हो जाओ और कसम खाओ, जल का लोटा हाथ में ले लो और कसम खाओ। इस तरीके से राहुल गांधी से कहते हैं कि एफिडेविट दो, उसके अंदर कसम खा के मतलब बताओ कि हाँ ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें सही है। राहुल गांधी ने कहा कि भाई डेटा तो तुम्हारा ही है, तुम ही ने तो ये सारे डॉक्यूमेंट दिए, इसमें सही गलत की क्या बात है। नहीं, चुनाव आयोग कहता है कि भाई नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे, कसम खाओ तब जाके हम मान सकते हैं कि तुम जो बोल रहे हो उसके ऊपर हम कार्रवाई करें, नहीं तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, राहुल गांधी कहते हैं कि भाई तुम मानो चाहे मत मानो, लेकिन जो सच है वो तो है। फिर अखिलेश यादव आते हैं, वो कहते हैं भाई हमने 18,000 एफिडेविट दे रखे हैं,
चुनाव आयोग को, उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और अगर आज एक और एफिडेविट दे भी देते हैं तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसकी कौन गारंटी लेगा? मतलब 18,000 की अब तक नहीं हुई तो इसकी कौन कर देगा? ये सारा मुद्दा चल ही रहा था। इसके बाद में फिर राहुल गांधी जगह जगह जा कर के यात्राएं करने लगते हैं, लोगों से मिलने लगते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिलने लगते हैं जो कि वोटर लिस्ट में मृत बताए जाते हैं कि ये तो इसकी डेथ हो गई, ये मर चुका है। राहुल गांधी उनको बुलाते हैं, उनके साथ में चाय पीते हैं और फिर कहते भी हैं कि भाई तुम तो मर चुके हो ना यार, तुम कहाँ से आ गए? वो कहते हैं भाई हमको खुद को ही पता नहीं है हम कब मर गए, चुनाव आयोग ने हमको मार दिया है। तो उसके बाद में 17 तारीख के दिन से राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकालने लगते हैं जगह जगह जा करके कि वोट बचाओ, वोट चोरी हो रही है, फलाना ढिमका, ये सारी चीज़ें चलती है। अब 17 तारीख के दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब चुनाव आयोग ने यही डेट चुनी कि आज राहुल गांधी वोटर अधिकार रैली निकालने वाले हैं, तो आज ही हम करते हैं हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जितने भी सवाल इन्होंने पूछे हैं सबके जवाब दे देते हैं। सबने सोचा बढ़िया है भाई, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे जितने भी सवाल थे हम पूछ लेंगे, या जो पत्रकार वहाँ पर होंगे वो पूछ लेंगे और सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। अपना स्टैंड लेगा यहाँ पर चुनाव आयोग, बताएगा कि भाई हम सही है, राहुल गांधी गलत है। सबके अंदर एक्साइटमेंट थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के बाद में जो सवाल पूछे जाते हैं कि भाई पहली बात तो ये बताओ आप कि राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, वो सच है या गलत है? मतलब कि एक ही एड्रेस पर इतने सारे लोग कैसे? तो उसका जवाब भी दे देते हैं कि भाई एक ही एड्रेस पर रहने के लिए आ जाते हैं लोग, फिर चले जाते हैं, तो वो लिस्ट से निकाले नहीं जाते, किसी तरीके से छूट जाते हैं वो सब वगैरह वगैरह। उसके बाद में पूछते हैं कि हाउस नंबर 0 का क्या मतलब है? मतलब तुमने वोटर लिस्ट के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को भर रखा है जिनका हाउस नंबर है 0। तो यहाँ पर चुनाव आयोग के जो प्रमुख थे ज्ञानेश गुप्ता, वो बताते हैं कि भाई देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बेचारों के घर नहीं है, तो वो क्या करते हैं किसी पुल के नीचे सोने आ जाते हैं, इसके बाद में किसी सड़क के किनारे सोने आ जाते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, मतलब उनकी कोई जगह ही नहीं है। तो इसलिए उनको मतलब हम वोटर लिस्ट के अंदर 0 नंबर दे देते हैं, उनके मकान नंबर जो है। तो पहली बात तो ये कि इससे ये कैसे साबित होगा कि वो आदमी रह कहाँ रहा है? क्योंकि अगर वो फुटपाथ पे सोता है तो हो सकता है आज यहाँ सो रहा हो, कल 3 किलोमीटर दूर सो रहा हो, परसों 10 किलोमीटर दूर सो रहा हो, किसी दिन कहीं और सो रहा हो। तो इससे इस चीज़ का पता कैसे लगेगा कि यार इस आदमी का पता क्या है? मकान नंबर 0 कर दोगे, लेकिन कॉलोनी वगैरह, एरिया वगैरह ये सब तो भरना होता है। इन सारी चीज़ों को भी मान लेते हैं, चलो कि उसके पास घर नहीं है तो हाउस नंबर 0 भर दिया। पिताजी का नाम HFCS, मतलब पता नहीं क्या क्या था, इसके ऊपर भी कुछ स्पष्ट जवाब चुनाव आयोग ने दिया नहीं। फिर आता है कि यार चलो मान लो भाई तुम सही हो, तो राहुल गांधी को तुम CCTV फुटेज क्यों नहीं दे देते, क्यों नहीं प्रोवाइड करवा देते CCTV फुटेज? अगर आप दे दोगे तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा, वो देख लेंगे। अगर उनको कुछ ऐसा लगता है कि इसके अंदर गड़बड़ी है तो बताएंगे, अगर नहीं लगता है तो आपकी छवि तो बेहतर हो ही जाएगी। तो यहाँ पर ज्ञानेश गुप्ता जी बोलते हैं कि भाई ये बताओ, किसी भी माताएं बहनें सहित किसी भी वोटर की CCTV फुटेज हमें साझा करनी चाहिए क्या? जैसे कि मोदी जी ने बोलते क्या, करना चाहिए क्या, उस तरीके से बोलते हैं कि साझा करनी चाहिए क्या। तो पहली बात तो यहीं से फंस गए वो, ये जो बयान उन्होंने दिया ना, इस पे ही बहुत तगड़ा मतलब कंट्रोवर्सी, एक तरीके से मीम्स वगैरह बनना सब शुरू हो गया कि यार तुम CCTV फुटेज रिकॉर्ड कर किस लिए रहे हो, किस लिए कर रहे हो? कि भाई जब आवश्यकता पड़ेगी, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर कोई भी जा कर के ये कहता है कि भाई मुझे CCTV फुटेज चाहिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, तो तुम उस समय उनको दो, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो, जो याचिका करता है उनको दिखाओ, जनता को दिखाओ, पारदर्शिता बनाओ कि भाई जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, फेयर इलेक्शन हुए हैं। इसीलिए तो तुम रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर तुमको दिखाना ही नहीं है तो रिकॉर्ड ही क्यों कर रहे हो भाई? फिर इसके बाद में दूसरी बात ये आती है कि भाई ऐसा क्या है उसके अंदर जो आप दिखाना नहीं चाहते? कौन सी अश्लील वीडियो उसके अंदर बनाई जा रही है जो आप दिखाना नहीं चाहते? मेरे हिसाब से पूरे देश की किसी भी एक भी औरत को या फिर बहन बेटी को, किसी को भी इस चीज़ को लेकर के ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उन्होंने अपना वोट डाल दिया, अब इसके बाद में तुम CCTV फुटेज को कोर्ट में दिखा रहे हो या फिर विपक्षियों को दिखा रहे हो या किसको दिखा रहे हो, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि हमको ऑब्जेक्शन होगा। भाई वोट ही तो डाला है, वोट डालते वक्त भी तो आप देखते हो। अगर ऐसा ही कुछ है तो वोट डालते वक्त भी आप मत देखो उस चीज़ को कि यार हम तो नहीं देख सकते। भाई वीडियो बना बना के खुद डाल रहे हैं। एक BJP की पार्टी में किसी नेता का कोई लड़का था, वो 5-5, 6-6 बार वोट कर रहा है, वीडियो बना के खुद डाल रहा है, ये देखिए ये हो गया 1, ये देखिए ये हो गया 2, ये 3, इस तरीके से वीडियो बना के डाल रहा है। वहाँ पर तो प्राइवेसी वगैरह का खतरा कुछ नहीं है। और आप जब कोई कहता है कि हमें CCTV फुटेज दे दो, हम चेक करना चाहते हो, तो भाई प्राइवेसी फिर उसके बाद में आ जाती है यहाँ पर। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि भाई बिहार के अंदर जो SIR किया जा रहा है,
वो इतनी हड़बड़ाहट में क्यों किया जा रहा है? मतलब भाई SIR का जो प्रोसेस है वो लंबा होना चाहिए, धीरे होना चाहिए, ताकि कोई भी वोटर छूट ना जाए और कोई भी गलत वोटर ऐड ना हो जाए। SIR का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अगर आपको पता नहीं है, मतलब कि पूरी की पूरी जो वोटर लिस्ट है उसको रिवाइज किया जाता है, देखा जाता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं, कोई गलत आदमी तो नहीं जुड़ा हुआ, कोई ऐसा आदमी जो जुड़ने लायक हो वो कहीं लिस्ट से बाहर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देख करके लिस्ट को अपडेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब आरोप ये लग रहे हैं कि 65 लाख वोटर्स को ऑलरेडी हटा चुके हैं, उसमें से जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनको भी हटा दिया गया है। मतलब जिनके पास पहले उन्होंने 2024 के इलेक्शन में वोट किया था, इससे पहले जब वोट किया था तब तो वो वोटर थे, लीगल वोटर थे, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है कि तुम लीगल वोटर नहीं हो। मतलब जिसने एक बार वोट कर दिया, या तो वो पहले गलत था जब उसने वोट किया, या फिर वो अब गलत है। अगर पहले गलत था तो फिर ऐसा आपने क्यों करने दिया, और अगर अब गलत है तो फिर पहले सही कैसे था? मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो फिर ज्ञानेश गुप्ता इस चीज़ के ऊपर भी बोलते हैं कि भाई लिस्ट को अपडेट कब किया जाना चाहिए, चुनाव से पहले या बाद में? हम पहले ही तो कर रहे हैं। अरे पहले तो कर रहे हो, लेकिन कितने पहले? बिल्कुल सटा के, मतलब 1 महीने बाद चुनाव है, उससे जस्ट 1 महीने पहले आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चला देते हो। टाइम कब मिलेगा लोगों को? फिर दूसरी बात यह है कि हम 65 लाख लोगों के नाम भी नहीं देना चाहते, जिसके नाम हमने हटाए हैं उसका कारण भी नहीं देना चाहते। और जिन लोगों के पास आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड को लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं माना जा रहा है वोटर लिस्ट के अंदर। मतलब कि नागरिकता की पहचान आधार कार्ड से नहीं हो पाएगी। भाई साहब, आप तो दूसरा डॉक्यूमेंट लेकर के आओ। ज़्यादातर लोगों के पास तो आधार कार्ड ही है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो लिस्ट है ना उसको ऑनलाइन अपलोड करो। हर एक आदमी को पता रहना चाहिए कि अगर मेरा नाम कटा है तो क्यों कटा है, इसका रीज़न क्या है, कैसे मैं दोबारा जोड़ सकता हूँ, मेरे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो मैं जमा करा सकता हूँ। फिर दूसरी बात उन्होंने बोली कि आधार कार्ड से भी आप इनको लो लिस्ट के अंदर, मतलब ऐड करो लोगों को। आधार, जिसके पास आधार कार्ड है उसको भी वोटर लिस्ट में ऐड करो तुम। तब जा कर के उन्होंने कहीं ऐड करने की बातें मानी है। और अब इन सब चीज़ों के बाद में कांग्रेस या फिर विपक्ष कह रहा है कि भाई हम संसद के अंदर महाभियोग लाएंगे और वहाँ जा कर के हम जो है इस मुद्दे के ऊपर बहस करेंगे बढ़िया तरीके से। और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम ये भी कहेंगे कि भाई ज्ञानेश गुप्ता को हटाया जाए। मतलब ये काम का आदमी नहीं लग रहा है। मतलब ये बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है और चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में कम। तो भाई इसको हटा देना चाहिए। वैसे भी बीजेपी के पक्ष में रह रहा है चुनाव आयोग। ऐसी संस्था है जो कि लोकतंत्र को बचाने में सबसे अहम संस्था मानी जाती है। अगर वो किसी दूसरी पार्टी के समर्थन में रहेगा तो फिर कैसे लोकतंत्र को बचाया जा सकता है? उसको निष्पक्ष रहना चाहिए, चाहे कोई पार्टी छोटी हो चाहे बड़ी हो। उसका काम है देश की जनता, देश के नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना, वोट देने का जो अधिकार है उसको सुरक्षित रखना, लोकतंत्र को बचाना, संवैधानिक जिम्मेदारी उसकी बनती है। लेकिन अगर वही निष्पक्ष नहीं रहेगा तो कैसे हम लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे? ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल चल रही है। राहुल गांधी की वोट अधिकार रैली चल रही है। अभी बिहार में अक्टूबर में जाकर के चुनाव होने वाले हैं, तो देखते हैं कि ये सारी चीज़ों का क्या असर दिखाई देता है बाद में जाकर के जब चुनाव होंगे। उसमें क्या बीजेपी को इससे नुकसान होता है या नहीं, कांग्रेस को फ़ायदा होता है या नहीं, ये सारी चीज़ें तभी देखने वाली है। लेकिन फ़िलहाल जो ये सारा मैटर था वोट चोरी का, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ आ गई होंगी। बाकी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे बोलने से तो खैर क्या ही होता है, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया है। बाकी आप सोच समझ करके और देख लीजिएगा अपना कैसे क्या करना है। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।